तारीख थी 1 दिसंबर 1982 सर, और इंडिया पाकिस्तान एशिया कप फाइनल एक हाई प्रेशर मैच। 23-24 साल के मीर रंजन नेगी ने मैच से पहले कभी सोचा था कि आज का मैच करियर में इतना एक डिफाइनिंग मोमेंट बनेगा? मैं जब भी मैं सोचता हूँ तो मेरी रूह कांपने लगती है आज भी, क्योंकि कोच मेरे से नहीं हो सकेगा। मैंने कहा ठीक है, तुम एक काम करना, तो वो जो बॉल जब मारेंगे ना, बॉल की तरफ मत देखो, वो सेंटर में खड़ा रहता है। मैं कहा जिस तरफ मैं इशारा करूंगा तुम उस तरफ डाइव मारो। पूरी मूवी में एक सेक्सी सीन है जिसमें वो एक चेन की आवाज आती है जी। मैंने कहा बेटा ये फिल्मी लिबर्टी लेते हैं थोड़ा सा, शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं होगा जहाँ बॉल लगी नहीं, गोलकीपर बिल्कुल धाड़ धाड़ धाड़। लेकिन हम लोग कहते हैं कि हॉकी में कि जो ये चोटें रहती हैं ये हमारी ट्रॉफीज होती हैं। ड्रेसिंग रूम का कल्चर उस टाइम पर कैसा हुआ करता था सर? एक बाल्टी थी, एक मग था, कोई हिंदू कोई मुसलमान कोई सिख कोई ईसाई नहीं था, वो एक मग था जिससे सारे लोग पानी पीते थे। पर सिस्टम से कोई पब्लिकली कभी नहीं खड़ा हुआ सर? मुझे जिस बात का एक सबसे बड़ा मलाल रहा वो ये था कि मेरे को एक मौका और देना था कम से कम। कभी ख्याल नहीं आया कि हॉकी छोड़ दूं, मूव ऑन कर जाऊं? खेल के मैदान की ताकत को सिर्फ वो इंसान समझता है जो मैदान पर खुद खेलता है। उतरा। तो वो फौजी और एक हॉकी प्लेयर दोनों की लाइफ में जबरदस्त सिमिलरिटी, जबरदस्त, यू कैन नॉट इमेजिन। यशराज फिल्म हिंदुस्तान का नंबर 1 बैनर, वो फिल्मों की दुनिया चकाचौंध, और लोग जिसके लिए तरसते हैं वहाँ पर। शाहरुख भाई के साथ में काम करने में बहुत मजा है। इतने बड़े कलाकार, वो वहाँ तक पहुँचना, किंग खान बनना, लोग उसको किस्मत का नाम देते हैं। मैं समझता हूँ कि जो भी आदमी जिंदगी में ऊपर आता है कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ तो अलग होता है। सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन चकदे को लेके अगर कुछ रहा तो वो ये था कि ये हिंदुस्तान में कितने खिलाड़ी हैं हॉकी खिलाड़ी, वो सारे के सारे मुझे मिले और उन्होंने सिर्फ एक बात कही, नेगी सर हम लोग उसके अंदर कोई टेक्निकल मिस्टेक ढूंढ रहे थे, एक टेक्निकल मिस्टेक नहीं देखने को मिली। और न जाने ऐसे कितने लोग जिन्होंने हमारे देश का सम्मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया, और हमारे देश का झंडा जो है पूरे विश्व में फहराया हॉकी की बदौलत। आज उसकी थोड़ा सा तिरस्कार हो रहा है। क्या जुनून रहा होगा उनका, वही जुनून जिस जुनून की बात हम एक फौजी के साथ में करते हैं। गोली लगी है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो बस के देश के लिए खेलने, अपने देश का झंडा सबसे ऊपर देखना है सर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्लैरिटी विथ मेजर के अनदर एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनमें और भारतीय सेना में एक बहुत बड़ी समानता है। उन्हें भी राज्यों के नाम ना दिखाई देते हैं ना सुनाई देते हैं, उनके भी रगों में एक ही नाम दौड़ता है और वो है इंडिया। गिर के उठना और उठ के उड़ना, और उड़ान भी ऐसी कि पूरी दुनिया आपकी सफलता की कायल हो जाए। अगर ये कोई सीख सकता है तो सीख सकता है इनसे। आज हमारे साथ हैं भारतीय हॉकी टीम के जर्सी नंबर 1 मीर रंजन नेगी जी। नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लैरिटी विथ मेजर में। थैंक यू पवन जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, आई एम रियली ब्लेस्ड। सर, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपकी अर्लियर लाइफ से कि आपका हॉकी की तरफ रुझान कैसे आया सर? क्या आप शुरू से हॉकी खेलते थे या कैसे इंस्पायर हुए आप हॉकी को एज अ स्पोर्ट आपने पिक किया? हम लोग थोड़ा सा पहाड़ी लोग हैं और फिजिकल फिटनेस, थोड़ा सा लचीलापन, थोड़ा सा क्विकनेस, ये सारा का सारा हम लोगों को हमारे डीएनए में मिलता है। जी सर। पहाड़ों में बहुत लंबा लंबा चलना पड़ता है। वहाँ के लोग जो रहते हैं वो बोलते हैं वो सामने घर है आपका, लेकिन 5-6 किलोमीटर ऐसे ही चल के जाते हैं। तो जब मैंने खेलना शुरू किया तो मेरे पिताजी जो थे वो टीचर थे सर। वो प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए। तो 5 फुट 1 इंच 5 फुट 2 इंच की उनके हाइट थी, पतले दुबले थे। और कई बार जो पिता होता है वो अपने बेटे के अंदर वो सब कुछ देखने की कोशिश करता है जो वो शायद खुद ना कर सका। तो बचपन में मुझे अपने साथ में मेरा हाथ पकड़कर वो डेली लेके जाते थे वॉक कराने के लिए। जी सर। और उनके अंदर ये सपना था कि मेरा बेटा कुछ खेले। तो जब मैं 5 बजे सुबह उठ के कंटिन्यूसली जब मैं जाता था तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं पे वो खेल का जुनून और वो खेल के प्रति जो रुझान था
वो उसी समय से पैदा हो गया था, बचपन से ही। और फिर मैंने जब दूसरे गेम्स खेलना शुरू किया तो हर एक खेल के अंदर, चाहे वो एथलेटिक्स हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हर एक खेल के अंदर मैंने एक्सेल किया। अपने कॉलेज को मैंने रिप्रेजेंट किया ऑलमोस्ट हर एक डिसिप्लिन के अंदर। जब मैंने यूनिवर्सिटी खेलने का सपना देखा, फुटबॉल में मैंने यूनिवर्सिटी खेला, और जब मैं हॉकी के अंदर आया तो हॉकी में उस समय मैं बहुत छोटा था, जी 15-16 साल का था। जी एक गोलकीपर की पोजीशन जो थी वो खाली थी। जी जब मैंने गोलकीपर खेलना शुरू किया तो उसके अंदर वो फुटबॉल की किकिंग, वो डाइविंग, वो बैडमिंटन का फुटवर्क, वो सारा का सारा देखने को मिला। और धीरे धीरे करके मैं बिल्कुल एक हॉकी के एक जुनून के अंदर बहता चला गया। फिर मैंने दूसरे खेल जो है वो साइड में आ गए। सर, जब कोई खिलाड़ी कोई भी खेल शुरू करता है तो उसके लिए एक सपने जैसा होता है कि मैं कभी भारत की जर्सी पहनूंगा। तो जब एक 15-16 साल के जब आप थे और आपने खेलना शुरू किया, कभी सोचा था कि सपना है कि भारत की जर्सी इतनी जल्दी या इतने समय में प्राप्त हो जाएगी? नहीं, शुरू में तो नहीं सोचा था ईमानदारी से। जब हमने खेलना शुरू किया तो यहाँ पास में अपना प्रकाश हॉकी क्लब है, और वहाँ पर ऐसा कोई बहुत अच्छा मैदान भी नहीं था। जी लेकिन यह है कि वहाँ पर करीब 100 लोग जो हैं वो सवेरे और शाम को 100 लोग हॉकी खेला करते थे। वो दौर ऐसा था जिसमें हॉकी की पॉपुलैरिटी और क्रिकेट की पॉपुलैरिटी ऑलमोस्ट सेम थी। जी और जब मैंने खेलना शुरू किया तो मुझे याद नहीं कि मैं कभी बाहर बैठा हूँ। मैं हमेशा, मेरे को टीम में रखते थे वो लोग। मैं बहुत छोटा था। एक हमारे वहाँ पर मैनेजर हुआ करते थे, श्रीवास्तव अंकल। वो मेरे को अलग से 1-2 रुपए देते थे उस ज़माने में। अच्छा। वहाँ अपनी टीम के साथ लेके जाते थे। और सभी लोगों का जो प्रोत्साहन रहा, उसकी बदौलत मैं जहाँ जहाँ खेला मेरे को कई बार बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला। लेकिन फिर भी मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इंडिया के लिए खेलूँगा। लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसमें मैं थोड़ा सा कुछ गलत कंपनी में आ गया, और मार पीट होना शुरू हो गई, अच्छा। चाकूबाजी और ये सब बहुत कॉमन हो गए। ओके। और उसमें मेरी माताजी ने मुझे एक मेरे अंकल के पास भेजा जो रेलवे में बहुत बड़े ऑफिसर थे। अच्छा। और वहाँ पहुँचकर जब मैंने ज़िंदगी को बहुत नज़दीक से देखा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना है लाइफ के अंदर। और तब जब मैं वापस आया तो मैंने अपना पूरा ध्यान जो था वो हॉकी की तरफ केंद्रित किया। और 1978 में पहली बार मैं भारतीय हॉकी टीम में आया। तो सर, गोलकीपर के लिए आपने चुना कि आप गोलकीपर रहेंगे, तो ये मात्र एक संयोग था या आपने कुछ सोचा कि नहीं मुझे गोलकीपर बनना है? क्योंकि सर, गोलकीपर का बहुत ही एक स्ट्रेसफुल काम होता है, तो आपने गोलकीपिंग ही करूँगा ये कैसे सेलेक्ट किया? गोलकीपर या आपका हॉकी प्लेयर और फौजी जो आपने शुरू में कहा ना, उसमें बहुत समानताएं होती हैं। जी जो आदमी फौज में ज्वाइन करता है उसको मालूम नहीं रहता कि आगे वाले समय में क्या होने वाला है उसके बिल्कुल। साथ में। उसके अंदर एक भावना होती है कि मेरे को अपने देश के लिए खेलना है, देश के लिए कुछ करना है। और ये ना, जब मैंने खेलना शुरू किया तो मुझे लगा कि बस मुझे मालूम नहीं था मुझे क्या नौकरी मिलेगी, क्या फैसिलिटीज़ होंगी। बिल्कुल कुछ उसके बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन ये है कि जो काम मैंने शुरू किया उसको पूरी ईमानदारी से किया। सर। अ, पुराने लोगों से आप कभी पूछेंगे मेरे बारे में ना, तो वो आपको बताएंगे। जी। मतलब क्लब में प्रैक्टिस जो है वो जैसे 7 बजे होती है तो मैं 5:30 बजे मैदान में चले जाता था हमेशा। प्रैक्टिस से 1.5 घंटा पहले? प्रैक्टिस से 1.5 घंटा पहले। और ये मैंने अपना जो रूटीन है ये इंडिया कैंप में भी कंटिन्यू किया। अच्छा। इंडिया कैंप में भी शाम की प्रैक्टिस 4 बजे शुरू होगी तो मैं वहाँ 3 बजे मैं पैड पहन के तैयार होता था। फिर 1-2 प्लेयर्स लोगों को साथ में लेके जाता था जिनके अंदर वो जुनून था कुछ करने का। क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरा कोई गॉडफादर तो है नहीं इस दुनिया में ऐसा कोई जो मेरे को इंडिया की टीम में डायरेक्ट भेज दे। अगर मेरे पास में कुछ है तो वो है मेरी मेहनत, मेरी जवानी, उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। मैंने बहुत मेहनत करी। और
उस समय में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं थी, ओके। लेकिन हॉकी में दबदबा उस समय भी पंजाब का बहुत था। अच्छा। पंजाब के खिलाड़ी तगड़े होते थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहते थे वहाँ पर। लेकिन जब आपके पास में कुछ कला है तो ज़्यादा देर तक है ना वो उसको छिपा के रखा नहीं जा सकता, है ना। बिल्कुल। और इंडिया के कोचेज़ ने, जो सिलेक्टर्स थे, उन्होंने मुझे पसंद किया और मैंने बखूबी अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाया और बहुत सारे मैचेस मैंने हिंदुस्तान को जिता के दिए। आपने एंजॉय किया सर गोलकीपर की जर्नी को पूरा? हाँ, पूरा एंजॉय किया। गोलकीपर उस समय ना हेलमेट नहीं पहनता था, हाँ, तो जैसे आजकल तो पूरे गोलकीपर आजकल एस्ट्रोनॉट की जैसे रहते हैं। किट बहुत ज़्यादा हैवी होती बहुत है। ज़्यादा हैवी रहती है, बहुत महंगी भी रहती है। जी। मतलब आजकल मेरे ख्याल से 4-5 लाख की एक किट आती है गोलकीपर की। अच्छा। उसमें उसका मास्क रहता है, हेलमेट रहता है, वो एक एस्ट्रोनॉट की तरह ऊपर से नीचे तक कवर रहता है। हमारे समय में तो हेलमेट भी नहीं था, ठीक है। और यहाँ तक कि जब वो राइट हैंड का ग्लव्स भी नहीं था। अच्छा। तो मेरा हाथ जो है ये टूटा हुआ है, यहाँ से ये उंगली टूट गई थी, लेकिन वो टूटे हाथ से खेला तो उंगली वैसी ही जुड़ गई, तो ये उंगली सीधे नहीं होती। अच्छा सर। शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं होगा जहाँ बॉल लगी नहीं, गोलकीपर बिल्कुल सर। धाड़ धाड़ धाड़। लेकिन हम लोग कहते हैं कि हॉकी में कि जो ये चोटें रहती हैं ये हमारी ट्रॉफीज होती हैं। संजो के रखते हैं हम इन्हें। बिल्कुल। और डरते नहीं। जब पहली बार मैं भोपाल गया, मुझे याद है वहाँ पर एक असलम इनामुर रहमान करके बहुत बड़े प्लेयर हुआ करते थे। अच्छा। इनाम भाई मेरे ख्याल से जितने लोग हिट मारते थे उनमें सबसे तगड़ा हिट वो मारते थे। तो वो डी के करीब करीब 3-4 यार्ड पीछे गए और वहाँ से उन्होंने जब शॉट मारे तो ऐसा लगा था कि जैसे गोली मार रही, इतनी जोर से। और हमारे पैर से, उस ज़माने में ऐसी पैड हुआ करते, जब मैंने पैड निकाले तो पूरा पैर जो था वो शिन मेरा लाल हो गया था, बॉल की रफ्तार सर गोली की तरह ही हो जाती है इतनी नज़दीक से। एकदम इतनी जोर से। लेकिन मैंने कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं किया, क्योंकि मैंने देखा थोड़ी देर के बाद में एक दूसरा आदमी आया वहाँ पर, उसने पैड भी नहीं पहने थे। अच्छा। उसका जुनून था हॉकी का, लेकिन उसके पास में शायद पैड भी नहीं होंगी। उसने कहा लगाओ हिट। उसने हिट मारा, ये आदमी बिना पैड्स के पैरों पे बॉल रोक रहा था। कितना दीवानापन होगा उसके अंदर। तो ये जो दीवानापन है, ये जुनून है, ये हमेशा आपको आपके मुकाम तक लेके जाता है। ये एक और समानता है सर फौज और खिलाड़ी में कि बिना जुनूनियत के आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो जुनून है वही आपको आगे ले जाएगा। फौज में भी ऐसी है। बिल्कुल फौज सर। में भी देयर इज नॉट टू रीजन वाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई। वो जो जुनून है वो करता है। आपको पैसा, आपकी ये रिलेशन, आपका प्रेशर, लोगों की ये सब बातें कुछ महत्व नहीं देती। बिल्कुल। अल्टीमेटली मुझे लगता है ज़िंदगी के अंदर भी, हकीकत की ज़िंदगी में भी, आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई, आपका डेडिकेशन, आपके काम के प्रति जो आपकी वफादारी है, वो कहीं ना कहीं लोग खड़े होकर देखते रहते हैं। मेरे कोचेज बाहर से खड़े होकर कभी तो देखते होंगे कि ये सब लोगों से पहले आता है। मैं उनको दिखाने के लिए नहीं करता था, लेकिन उनको लगता था कि जब हम लोग मैदान में आ रहे हैं तो उस समय मेरा पूरा पसीने से तरबतर हूँ मैं, और उसके बाद में उनके साथ में पैड्स पहन के वो खिलाड़ियों के साथ में उतने ही भागता था। तो जब मैं खेलता था तो मुझे लगता नहीं था कि मैंने पैड पहने हुए। और मेरी फिटनेस लेवल इतनी स्ट्रांग थी, पवनजीत, यू कैन नॉट इमेजिन कि मैं यहाँ इंदौर आता था वापस अपने घर, जी। तो मैं नेहरू स्टेडियम, बहुत बड़ा स्टेडियम है, बिल्कुल। उसके 25-30 चक्कर तो फुल स्पीड में मारता था। अच्छा। फुल स्पीड में, स्प्रिंट पे जैसे। ऐसा तगड़ा। और मेरे साथ में जो लोग भागते थे उनको 2-3 दिन में बुखार आ जाता था। सर। दे यूज्ड टू हैव फीवर, लेकिन फिटनेस थी। सर ये थोड़ा पहाड़ी जीन्स का भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी पहाड़ी यूनिट्स के साथ सर्व किया है, गढ़वाल राइफल्स हो या डोगरा स्काउट्स हो, तो एक अलग ही फुर्ती होती है उनके शरीर में। और उसमें जीन्स का भी थोड़ा बहुत योगदान, तो मेहनत का तो है ही, जीन्स का भी थोड़ा योगदान तो रहता है सर। हमारे पहाड़ के जो लोग होते हैं ना, वो काफ़ी तो फौज में जाते हैं, आपको मालूम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैक्सिमम लोग फौज में जाते हैं, क्योंकि हमारी पहचान जो है वो हमारी ईमानदारी, हमारी बहादुरी से है। बिल्कुल सर। और एक सादगी भी रहती है सर, और वो आपके में भी देखने को आती है। नहीं, पहाड़ी लोगों में मैंने बहुत सर्व किया है सर, और एक सादगी रहती है।
जो आप में भी दिखती है सर। Thank you. सर अगर हम बात करें मेंटल टफनेस की, तो अगर हम बाकी खिलाड़ियों की बात करें और एक गोलकीपर की बात करें, तो क्या ज़्यादा मेंटल टफनेस चाहिए सर? क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक तो आपके पास बॉल आ नहीं रही, और जब आएगी तब ऐसी आएगी कि सभी खिलाड़ी उसके पीछे भी आ रहे होंगे। तो मेंटल टफनेस का कितना रोल रहता है सर? ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। जो दूसरे खिलाड़ी होते हैं, वो आपस में फिर भी बात भी करते हैं। हाँ जी। है ना, एक फुल बैक एक दूसरे पर ओ पाजी बॉल दे मेरे को, ये बॉल मांगेगा, ये बात करेगा। वहाँ आपस में जब वो बॉल आगे जाएगी तो तू ऐसा कर देना, वैसा कर देना। लेकिन गोलकीपर जो है वो मुस्तैदी से अपने पोस्ट पे खड़ा रहता है बिल्कुल ना, वो अकेला रहता है, उसको कुछ नहीं दिखता। सर। अब मेरे को कहानी याद आती है, उसमें एक गोलकीपर था इंग्लैंड का, वो कोहरा छा गया था हाँ। और उसने विसिल बजा दी अच्छा। कि गेम खत्म कर दिया। लेकिन 15 मिनट तक वो गोलकीपर जो था वो पता वहीं ही खड़ा रहा, आपने देखा सुना होगा। जी जी जी। और सारे लोग जो थे पूरी टीम के चले गए और वो अकेला खड़ा रहा वहाँ। किसी को पता भी नहीं पड़ा, उन्हें भी नहीं पता इसको पड़ा। भी नहीं पता। फिर बाद में है ना, वो जब उससे पूछा तो उसने कहा उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया जिनके गोल पोस्ट के लिए मैं खड़ा हुआ था। जी तो जी गोलकीपर हमेशा अकेला रहता है, सर। लेकिन अकेलापन जो है वो अंदर ही अंदर अपने आप को मानसिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयार करता है। सर। कई बार जैसे खासकर जैसे पेनल्टी स्ट्रोक होता है, जहाँ 1-1 रहता है, ड्रैग फ्लिक होता है, या कोई खिलाड़ी अकेला सामने आ गया, उस समय किसका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा है वो डिफाइन करेगा। डिफाइन करेगा कि गोल होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर पुशर का कॉन्फिडेंस ज़्यादा है तो वो कोने में मारेगा, गोलकीपर का कॉन्फिडेंस ज़्यादा है तो वो रुकेगा। आप किसी को पूछना, सर। पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसे पुश करने वाले नहीं थे जो 5 में से 2 से ज़्यादा मेरे ऊपर पेनल्टी मार सके। अच्छा सर। 2 से ज़्यादा, 2 पेनल्टी मारते, 3 तो मैं रोकते ही रोकता था। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हुए, वर्ल्ड कप हुए, ये हुए, सारी जगह सर। मैंने न जाने कितने मैचेस में हिंदुस्तान को ऐसे ही जिता के दिए। सर। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है गोलकीपर के लिए, जी। और मानसिक रूप से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना भी बहुत ज़रूरी है। सर खिलाड़ी कुछ खेल के मैदान में सुपरस्टिशंस पर भी विश्वास रखते हैं, तो ऐसा कोई सुपरस्टिशन जो आप फॉलो करते थे मैच के अंदर जाने से पहले? चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, सारे खिलाड़ी जो है ना कहीं पे थोड़े से सुपरस्टिशियस होते हैं। उसमें यह है कि जैसे मैं पैड पहनता था तो पहले मैं लेफ्ट पैड का पैड पहनता था हमेशा। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं इससे पहले शुरू राइट, करूं। पहले हाँ, लेफ्ट पैड, पहले लेफ्ट का पैड पहनेंगे, उसके बाद में राइट पैड पहनेंगे। और ऐसा ही और भी चीज़ों का है। सर। किसी को जर्सी का नंबर रहता है, बिल्कुल। उसको वो पर्टिकुलर जर्सी लगती है, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है या कोई चीज़ आपको मजबूती प्रदान करती है। सर। तो अच्छा है मेरे हिसाब से। बिल्कुल अच्छा है सर, बहुत हाँ, अच्छा है। जो भी चीज़ जिसको जो भी अच्छा लगता है, कोई ज़रूरी नहीं। अल्टीमेटली इट इज़ द विनिंग दैट काउंट्स। आप परफॉर्म कैसा कर रहे हैं, उसके लिए आप अपने आप को मानसिक रूप से प्रिपेयर किसी भी तरीके से प्रिपेयर करें। बिल्कुल सर। सर बात करते हैं ट्रेनिंग की। सर उस समय पे जब जिस तरीके की ट्रेनिंग प्राप्त होती थी, आजकल तो ट्रेनिंग में बहुत मॉडर्नाइजेशन आ गया है, न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है, खिलाड़ियों को इंजरीज़ के बारे में पता है कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसी इंजरी हो जाएगी। तो उस समय की ट्रेनिंग कैसी हुआ करती थी सर? जब तक मैं इंदौर में रहा तो मेरे को गोलकीपर की ट्रेनिंग के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जो कुछ ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी हमने सीखी वो मेरी खुद की इजहार करी हुई थी या मैंने खुद तैयार करी थी। और हमारे शंकर लक्ष्मण जी थे महू में, बहुत बड़े गोलकीपर थे वो, इंडिया टीम के लिए खेले, बहुत साल खेले, वो ओलंपिक भी खेले। लेकिन उन्होंने है ना ऐसे कोचिंग कैंप्स वगैरह बहुत कम लगाए। अच्छा। किशन दादा कोचिंग कैंप्स लगाते थे, किशन लाल एक और दूसरे बहुत बड़े प्लेयर हुआ महू से। लेकिन उन्होंने गोलकीपिंग की
कोचिंग नहीं कराई, प्लेयर्स की कोचिंग करवाते थे। प्लेयर्स की कोचिंग होती थी। तो जब मैं इंडिया टीम में गया, वहाँ पर मैंने पहली बार एक देशमुतु करके बहुत बड़े गोलकीपर हुआ करते थे, उनके अंडर में मैंने कोचिंग करना शुरू किया और उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। और जितने भी बाद में गोलकीपर्स आए, इवन मॉडर्न ज़माने के जितने गोलकीपर्स, उन्होंने सारी की सारी जो ट्रेनिंग की जो प्रोसेस है वो मेरी सीखी हुई जो है वो फॉलो करी। ओके। मैं उनको बोलता था कि ऐसा डाइव मारना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा रुकना चाहिए, यहाँ हाथ आना चाहिए, बॉडी वेट इस तरह से आना चाहिए। उन्होंने मेरे को फॉलो किया अच्छा बहुत समय तक, सर। लेकिन हमारे समय में सीखने में थोड़ा सा टाइम लगा। आज के ज़माने में आप मतलब आपके पास सुविधाएं ज़्यादा हैं, सीखने के लिए रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पता- दुनिया में कहाँ कहाँ वो नया नया एस्ट्रोटफ आया था, उसमें जी नया नया किस तरीके से सेव करना मालूम भी नहीं था इतना, जी। लेकिन ओवरऑल अच्छा इट वाज। अगर आपके पास टैलेंट बहुत सारा है, सर आपके पास टेक्नोलॉजी बहुत है, लेकिन वो आपको जीत नहीं दिलाती। जीत दिलाती है आपका डिसिप्लिन, बिल्कुल। जीत दिलाती है आपका जुनून, जीत दिलाती है आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है। तो वो तो कूट कूट के भरा था, चाहे कुछ हो जाए बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी। सर एक प्लेयर को, इवन चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर हो, उस समय की बात कर रहा हूँ, कई सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं सर। आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी रहती है, आपको पता नहीं कि आप आगे खेलेंगे नहीं खेलेंगे, कब तक खेलेंगे। तो इस तरीके के जो एक मन में भाव रहते हैं, उन्हें आपने कैसे ओवरकम किया सर? देखिए, ईमानदारी की बात तो यह है कि जितने भी हॉकी प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे ना गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, वेरी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जी सर। है ना। बहुत सारे पैसे वाले कोई हॉकी नहीं खेलता है, मैं भी उनमें से था। मेरे माता पिता टीचर थे और उस समय भी मतलब जब मैं भोपाल गया, मुझे याद है वहाँ पर जो हमारा हॉस्टल था उसकी जो फीस थी वो 200 रुपये थी, मेस की फीस। अच्छा। और मेरे पिताजी कुछ बेचते होंगे 160 रुपया, तो 40 रुपये में महीना कैसे चलेगा। तो मैंने है ना बस में कंडक्टर का काम किया। अच्छा। मैंने लकड़ी फाड़ी, वहाँ टाल था एक, वहाँ पर लकड़ी फाड़ता था मैं। और मेरे को इसमें कोई शर्म नहीं है, तकरीबन ये सेक्रीफाइसेस सिर्फ मैं अकेला नहीं करता था, हमारे साथ के सभी लोगों ने वैसे ही किया। धीरू भाई अंबानी जी जो हैं, उन्होंने साइकिल में अपने कैरियर को स्टार्ट किया। वो दौर ऐसा था जी। जिसमें बहुत कठिनाइयों से सारे के सारे लोग ऊपर आ रहे थे। आई वॉज वन ऑफ देम। लेकिन ये है कि जो मैंने डिसिप्लिन रखा, उसी ने मेरे को धीरे से फिर बाद में नौकरी अच्छी मिली, या फिर है ना मैंने अपने आप को अपग्रेड करता चला गया। तो ज़िंदगी जो है वो सही ढला, सही तरीके से अच्छी जगह पर आ गई। तो सर जब आप भारतीय हॉकी टीम में पहुंचे, तो मतलब ड्रेसिंग रूम का कल्चर उस टाइम पर कैसा हुआ करता था सर? आज के समय में तो लोगों को पता चलता है कि किस स्पोर्ट्समैन की लाइफ में क्या चल रहा है, उस टाइम पे तो बहुत एक क्लोज एनवायरनमेंट रहा करता था। तो ड्रेसिंग रूम की तो बातें आती भी नहीं और सारी आनी भी नहीं चाहिए, पर ड्रेसिंग रूम का कल्चर किस तरह हुआ करता था सर? उस समय ये बिस्लरी का कल्चर नहीं था। एक ना बाल्टी हुआ करती थी, जी। मेरे को याद नहीं कि शायद वो फिल्टर की बाल्टी भी नहीं होगी। एक बाल्टी थी, एक मग था। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं था। अच्छा। वो एक मग था जिससे सारे लोग पानी पीते थे। क्या बात है सर? सच बता रहा हूँ मैं, कोई नहीं। और हमने कभी अपने पूरे एंटायर कैरियर में वही थॉट प्रोसेस देखा, कभी नहीं सोचा कि ना कोई ये ऐसा है वो ऐसा, कभी महसूस ही नहीं हुआ। वो एक टीम थी, एक टीम जहाँ पर अलग अलग प्रांतों के लोग एक साथ बैठ के खाना खाते थे। और वो हमारे जो कोचेस थे, वो जब हमको वहाँ पर ड्रेसिंग रूम में बैठते थे या फिर वहाँ जाते थे,
वो लोग हमको बहुत टेक्निकल रूप से बताते नहीं थे। उस समय कोई लैपटॉप नहीं था, कोई बहुत ज़्यादा कोचिंग के मैनुअल्स नहीं थे। वो बस जोश दिलाने का, ओए ये करना है, आज मर जाना है तुम्हें, और ये वो, किसी को डांटना, किसी को ये करना, किसी की गलती, जोर जोर से चिल्लाते थे। लेकिन जब मैं कोचिंग में गया तब मैंने जो भी गलतियां मेरे कोचेज़ ने करी, जो टीम मैनेजमेंट ने करी, उनको दुरुस्त करने की मैंने कोशिश करी। सर एक प्लेयर जो होता है उसकी जो एंजाइटी लेवल है वो कई बार बहुत हाई होता है। बिल्कुल। पूरा स्टेडियम दर्शकों से जब खचाखच भरा हो, जब सारे लोग, वो दर्शकगण हाथ में तिरंगा झंडा लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हों, उस समय इतनी भीड़ के बीच में आपको परफॉर्म करना, ये हर एक के बस का नहीं होता बिल्कुल। है कि नहीं? तो ऐसे में आप अपने आप को फोकस रखो, और आपका एंग्जाइटी लेवल जिसकी मैं बात कर रहा था जी। उसको भी मेंटेन करो। एकदम से कम होगा एंग्जाइटी लेवल, आप ढीले ढीले जाएंगे, नहीं खेल पाएंगे। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में जाएंगे, बहुत ज़्यादा, तब भी आप गलती करेंगे। तो कोशिश करके, कोई स्टूडेंट है या आप कहीं पे भी कहीं जा रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप बिल्कुल शांत करिए। जितने आप शांत रहेंगे, जितना चित्त आपका शांत होगा, मन शांत होगा, जितने बड़े बड़े काम हुए हैं, डिसीजंस हुए हैं, वो बस एक पीसफुल माइंड के थ्रू होते हैं। बिल्कुल। तो वो जो जो स्टेडियम, जो ड्रेसिंग रूम का कल्चर है, उसको सुधारने की मैंने बाद में कोशिश करी, जी सर। और काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा। सर। मैं अपने प्लेयर्स को बोलता था कि देखो, आज तुम्हें अपने जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उसका 80% खेलना है, 75% भी खेलोगे तो जीत जाएंगे। यू डोंट पुट देम इनटू प्रेशर, डोंट पुट, लेट देम फील, भाई तुम तो उनसे बहुत अच्छे हो, आप तो 75% खेलो बस। इस तरीके से जब हम अपने स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं, बेटा यू आर ए वेरी ब्राइट बॉय, गो एंजॉय योरसेल्फ, बिल्कुल। एंड व्हेन यू एंजॉय समथिंग, थिंग्स फॉल इन प्लेस। अपने आप धीरे धीरे करके सब कुछ व्यवस्थित होते चले जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही एक मेमोरेबल दिन को याद करना ज़रूरी है सर, क्योंकि आजकल जेन अल्फ़ा बीटा मिलेनियल्स आ गए, तो इन्हें पता नहीं। मैं बात कर रहा हूँ, तारीख थी 1 दिसंबर 1982 सर। दिल्ली का दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ग्राउंड, दर्शक दीर्घा में स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, और इंडिया पाकिस्तान एशिया कप फाइनल, एक हाई प्रेशर मैच। 23-24 साल के मीर रंजन नेगी ने मैच से पहले कभी सोचा था कि आज का मैच करियर में इतना एक डिफाइनिंग मोमेंट बनेगा? नहीं, वो मैं जब भी मैं सोचता हूँ तो मेरी रूह कांपने लगती है आज भी। सर। मतलब खेल जगत के इतिहास में दो लम्हे हैं। एक है ना, चेतन शर्मा की आखिरी बॉल पर जावेद मियांदाद ने छक्का मारा था, बिल्कुल सर। है ना? राइट। तो लोग भूल गए कि चेतन शर्मा इतना अच्छा प्लेयर था, ऐसा था। उनको वो चेतन शर्मा की आखिरी बॉल याद रहती। इसी प्रकार से मेरे जो 5-6 सालों का कैरियर था, जिसमें मैंने यानी कितने मैचेस जिताए होंगे, अपनी टीम को जिताए होंगे, वो सारे के सारे लोग भूल गए। उनको याद रहा वो एक मैच जिसमें हम लोग 7-1 से हार गए थे। बहुत सारी गलतियां हुई थी। कोच ने एक ऐसे प्लेयर को खिलाया जिसका घुटना खराब था, उसने फाइनल्स तक पहुंचने तक एक भी मैच नहीं खेला था, सीधा फाइनल में खेला। सीधे फाइनल में उसको खिला दिया, क्योंकि माहौल ऐसा बना था। नया नया टेलीविज़न आया था, ठीक। सारे लोग टेलीविज़न कैमरा के सामने, सारे के सारा हिंदुस्तान ग्लूड टू द कैमरा, टीवी स्क्रीन, और बस वो मैच देखने के लिए ऐसा सबके सब बैठे। और वो जब गोल पे गोल हुए, पूरी टीम जो थी वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मैं हाफ टाइम पे कोच के पास गया भी, मैंने कहा सर आज मुझे चेंज कर दो आप। बलबीर सिंह हमारे कोच थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और जब वो 7 गोल निकलने के बाद में हम लोग बाहर निकले,
तो आप लोग सोच नहीं सकते कि कैसा माहौल हुआ होगा। ऐसा लगा जैसे कि किसी के हमारे किसी सबके घर में किसी की डेथ हो गई। हम लोगों ने सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। जी लोग चिल्ला रहे थे, हूट कर रहे थे, सारे दर्शकगण बहुत देर तक वहाँ पर वेट करते रहे हमको। और मैं जहाँ जाता था, हेलमेट पहना नहीं था उस समय, टेलीविज़न में सब लोगों ने देख लिया था, फट से पहचान लेते थे, यही ये नेगी बोले। सर। घर में इधर शीशे तोड़ दिए, यहाँ इंदौर में बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जब मैं रेलवे स्टेशन पर आया तो वहाँ पे भी वो कंपार्टमेंट में सब लोगों ने घेर लिया, जोर जोर से बाहर निकालो, बाहर निकालो। अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों के बीच एक गद्दार की ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल होता है, शायद ये लोग समझते नहीं। लेकिन मैंने हॉकी का दामन नहीं छोड़ा। अच्छा। मैंने कभी कुछ अपने फेडरेशन के खिलाफ बोला भी नहीं। मैं सिर्फ वेट करता रहा, और मैंने बहुत मेहनत के साथ में दोबारा वापस हिंदुस्तान की टीम में आने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने मेरे को दोबारा कभी चांस नहीं दी। सर, किस चीज़ ने आपको ज़्यादा चोट पहुंचाई, वो हार ने या उसके बाद जो पूरी दुनिया एक सस्पिशन की नज़रों से देखने लगी उसने? मैं बहुत यंग था बिल्कुल। तब जी, बहुत यंग था उस समय। 23-24 साल के रहे होंगे सर। 24 साल का लड़का, और उसको जो तिरस्कार और जो गालियों का दौर जो सुनने को मिलता था ना, जैसे मैं स्टेडियम में भी जाता था तो पीछे से बहुत खराब आवाज़ें आती, ओए 7 गोल खाए, ये हो गया, वो हो गया। मेरी मदर गई थी दिल्ली वो मैच देखने के लिए। वो जिस ट्रेन में आ रही थी वापस, उस ट्रेन में कुछ लोग बैठ के मेरी माँ के सामने मुझे गाली बक रहे थे। मेरी माँ ने उन्हें बताया नहीं कि मैं उनका, मेरा बेटा है, अच्छा। वो ऐसा पैसे खाएगा नहीं। पाकिस्तान के साथ 7 लाख में तुम बोलते हो ना कि उसने अपने देश को बेच दिया, ऐसा नहीं है, गलत है। लेकिन लोगों की ज़ुबान को रोकना मुश्किल है। अगर हम उनको जवाब दे सकते हैं तो सिर्फ ये है कि फिर से वापस आके अपने आप का जो पेशानी पे बदनुमा दाग लगाया आपको, अच्छा। उसको हटाने के लिए अब जद्दोजहद करिए। मैंने खूब मेहनत करी। मैं वेस्ट जोन टीम का कप्तान बनाया मेरे को। हाँ। वेस्ट जोन मतलब गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, जी। कोई टीम मेरे ऊपर गोल नहीं कर सकी। लेकिन वो दरवाजे जो थे हॉकी टीम के वो बंद हो गए थे, इंडियन टीम के। कभी बुरा नहीं लगा सर कि सिस्टम में से कोई पब्लिकली नहीं खड़ा हुआ? क्योंकि टीम तो एकजुट होके खेलती है सर, हारता तो खिलाड़ी नहीं है सर, टीम हारती है, पर सिस्टम से कोई पब्लिकली कभी नहीं खड़ा हुआ सर। मुझे जिस बात का एक सबसे बड़ा मलाल रहा वो ये था कि मेरे को एक मौका और देना था, कम से कम एक मौका। मतलब आपने गिराया तो आपने उसको, मैं तो वो कटा हुआ पेड़ था, कोई पेड़ कट जाता है या टूट जाता है तो ख़त्म हो जाता है ना, उसको सहारा देने की ज़रूरत थी। ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो हर रोज़ अच्छा खेलता है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। और हर एक आदमी क्रिकेट में 0 पे भी आउट होता है, बिल्कुल हैं? और कई लोग बैडमिंटन में कई बार बहुत ख़राब खेल के बाहर हो जाते हैं। बड़े बड़े नाम सर क्रिकेट में फाइनल्स में असफल हुए हैं। हुए, बिल्कुल लेकिन उनको दूसरा मौका तो मिलता है। जी। लेकिन मुझे दूसरा मौका नहीं दिया। जब मैंने खेलना छोड़ा तो मैंने अपना एक एसोसिएशन बनाया और हम लोग जूनियर लेवल पर कोचिंग करना शुरू किया। और यहाँ पर न सिर्फ मुझे कोचिंग में इंटरेस्ट पैदा हुआ, अच्छा। मुझे लगा कभी मैं भारतीय हॉकी टीम का कोच बनूँ, अच्छा, और आप बने सर? और मैं बना। अच्छा। मेरा एक दोस्त था, वो कंबाइंड यूनिवर्सिटीज़, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की टीम में मेरे साथ में खेलता था। जी। वो इंडियन हॉकी फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी बना, तो उसने मेरे को मौका दिया 1998 के बैंकॉक के एशियन गेम्स।
पर कभी सर मन में ये ख्याल नहीं आया इस बीच में, जैसा कि मैंने कहा कि प्रभु श्री राम का वनवास भी 14 साल में ख़त्म हो गया था, आपका 1982 के बाद सर मौका मिला 98 16 में, साल 16 साल बाद, कभी ख्याल नहीं आया कि हॉकी छोड़ दूं, मूव ऑन कर जाऊं? एक्चुअली क्या है कि खेल के मैदान की ताकत को सिर्फ वो इंसान समझता है जो मैदान जो पर खुद खेलता है। उतरा हो। और खेल जो है ना, ये आपको बाउंस बैक करना सिखाता है। अगर आप कुछ नहीं सिखाता तो भी खेल के मैदान में आप रोज हारते हो, रोज जीतने की कोशिश करते हो। थोड़ा सा मेरे साथ में ये भी रहा, अगर मैं शायद न खेलता जी या मैदान में नहीं जाता हम्म, तो ये वापसी भी संभव नहीं होती। जी देखिए, जब मैं मैदान में जाता था, उन लोगों से मिलता था, कहीं न कहीं वो सपना जो मैंने देखा था कि मैं भारतीय हॉकी टीम का कोच बनूंगा, वो सपना मेरे जहन में लगातार चलता रहा। ठीक और मेरी माँ जो थी वो भी बहुत उम्मीद करती थी कि किसी दिन मैं वापस आऊँगा टीम के अंदर। सर। तो उनकी उम्मीद जो थी वो मेरा करेज बन गई। तो 16 साल बाद सर 1998 बैंकॉक एशिया गेम्स, क्या जर्नी आसान थी सर? कैसे आपको मौका मिला और आप लगातार, क्या आपने फिर मन बना लिया था कि अब मुझे कोचिंग में ही जाना है? 1998 बैंकॉक के एशियन गेम्स में धनराज पिल्ले फ्लैग बेयरर थे। जी और धनराज पिल्ले जो है वो गुस्से के बहुत तेज हैं, बहुत गुस्से के तेज हैं। अच्छा। तो वो जो एग्रेशन अंदर से आता है ना, वो अगर मैदान में दिखने लग जाए तो जीत निश्चित रहती है। बिल्कुल। किसी के एग्रेशन को, उसकी एनर्जी को आप अच्छे तरीके से चैनलाइज कर सको तो वो तो कोच का काम है। सर कोच, लीडर, टीचर, इनका काम क्या है? आपसे अच्छे से अच्छा बेस्ट आउटपुट बेस्ट आउटपुट निकाल के लो। आप तो खुद भी एक ट्रेनर रहे हैं, तो आपको मैं क्या बताऊं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी खिलाड़ी की गलतियों को अगर आप पॉजिटिव तरीके से, अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर सके तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। एक बार धनराज पिल्ले को वहाँ पर चाय नहीं मिली कैंप के अंदर। जी उसने हंगामा कर दिया भयंकर, कैंप छोड़ के जाने लगा। वो, क्या मैं इंडिया टीम का कैप्टन हूँ और मुझे चाय नहीं मिली? तो मेरे साथ में कौशिक भाई थे, चीफ कोच, तो जाने लगे तो उन्होंने मेरा हाथ रोक दिया, कहते हैं जाने दो उसको। मैंने कहा नहीं सर, धनराज हमारी टीम में नहीं होगा तो हम जीत नहीं पाएंगे। धनराज के पास गया, मैंने कहा धनराज, कल इतिहास तुमसे पूछेगा कि तुम टीम क्यों छोड़ के चले गए थे। क्या कहोगे? चाय नहीं मिली थी, ये कहोगे तुम इतिहास को? कुछ नहीं बोला, ये टर्न अराउंड और आके बैठ गया। और 32 साल के बाद में हम लोगों ने 1998 बैंकॉक एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीता। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि पूरी टीम की कमियों को, सब खिलाड़ी तो अच्छे नहीं होते ना, आप किसको किस तरीके से यूज़ करते हो। कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा स्ट्राइकर है, कोई बहुत अच्छा डिफेंडर है, किसी में कोई क्वालिटीज़ है, कुछ आपको आपकी टीम के लिए क्या सबसे अच्छा लगता है? तो जैसा कि आपने बोला, किसी का एग्रेशन कैसे यूज करना है, कैसे मैदान यूज़ करना है, बिल्कुल। किसी का शांत मन, हर उसे एक का कहाँ। अपना अपना है फील। और कुदरत ने हर एक इंसान को बिल्कुल डिफरेंट बनाया है। आप जब एक टीम बनाते हैं तो आप सबको साथ में लेके चलते हैं, जीतते हैं तब भी आप जो क्रेडिट है वो सब लोगों को देते हैं। जी सर, तो एज अ कोच आपने और क्या चेंजेस लाए सर, क्योंकि इतने अंतराल के बाद हमारी टीम वापस एक जीत की राह पर आई, तो एज अ कोच आपने क्या क्या चेंजेस इंडियन हॉकी टीम में लाए सर? मेंस टीम की बात अगर हम करें। मुझे ऐसा लगता है कि कोच या टीचर या लीडर जो है उसको अपनी टीम के साथ में एक बहुत अच्छी रेपो डेवलप करना चाहिए, बहुत ज़्यादा। गॉन ऑफ द डेज जिस समय वो फादर जो था वो बेटे की खूब पिटाई किया करता था, ऐसा होता नहीं है। और जब वहाँ नहीं होता है तो कोई भी जो वर्कर है आपका या आपका प्लेयर है वो आपकी बात ऐसे नहीं सुनेगा। आपको साथ में एक पर्सनल रेपो। पर्सनल रेपो बनाना पड़ेगा। और रेपो कैसे डेवलप होगी?
आप उससे 1-to-1 बात करेंगे ना। ठीक। मैं हर एक खिलाड़ी को अपने रूम में बुलाता था या मैं उसके रूम में जाता था और उससे बात करता था कि क्या हुआ, आज खाने में कैसा था, ये क्या है, वो क्या है। एक हमारा प्लेयर था तो वो जैसे ही बैंकॉक में गया उसका फॉर्म एकदम नोज डाइव कर गया। ही स्टार्टेड प्लेइंग वेरी बैडली। मुकेश नाम था उसका। और मैंने कहा, हम लोग सब परेशान कि क्या हो गया उसको। तो उसने कहा, मैंने उसको पूछा 2-4 बातें, नहीं कोच कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर उसने एक लड़की का नाम बताया, सर मेरे को उस लड़की से प्यार हो गया। तो मैंने बैंकॉक से उस लड़की के फादर को फ़ोन लगाया। कौन कोच करेगा। कोई नहीं उसके करेगा। फादर को बुला, लड़की के फादर को, देखो ये असिस्टेंट मैनेजर है इंडियन लायंस में और आपकी बेटी बेटे से प्यार कर, ये हैदराबाद का है, आपकी बेटी पंजाब की है, लेकिन आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। उसने कहा नहीं एतराज़ नहीं। फिर वो दोनों की वहीं पे एक तरह से हाँ हुई। उसके बाद में मुकेश क्या खेला है, फाइनल गोल उसी ने मारा। अच्छा सर। आप अपने साथ में जो लोग काम करते हैं उसकी नस नस से वाकिफ होना चाहिए। बिल्कुल सर। नो रेडिकुल पॉलिसी। आप किसी का कोई उपहास नहीं करेंगे, सीनियर है जूनियर है किसको। आप अपने टीम के सीनियर प्लेयर्स हैं खासकर, उनको टीम मैनेजमेंट में शामिल करिए। टीम डिसिप्लिन कैसा होगा, स्ट्रेटजी कैसी होगी, उनको इन्वॉल्व करो साथ में। और ये मैंने किया। कोई बहुत ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था, लेकिन इट वॉज वेरी सक्सेसफुल। सर बहुत बढ़िया रहा। सर यही मैं एक बात बताना चाहूँगा सर, ये सिमिलरिटी भी हम फौज के साथ देखते हैं सर। एज एन ऑफिसर हम अपने हर बंदे को बुलाते हैं, घर में कौन है, कैसा है, पड़ोसी कैसा है, परेशान तो नहीं कर रहा, गाय ने बच्चा दे दिया, माँ बाप सब ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं, उससे एक रेपो बनता है सर। उसको कुछ परेशानी होती है सबसे पहले आपको आके बताता है, और टाइमली आपको परेशानी पता चल जाए फिर हल निकालना तो काम ही है आपका। बिल्कुल एब्सोल्युटली पवनजीत। मैं आपने जब शुरुआत करी ना, जी तो वो फौजी और एक हॉकी प्लेयर दोनों की लाइफ में ज़बरदस्त सिमिलरिटी है, ज़बरदस्त। यू कैन नॉट इमेजिन। सर। आई एम सो हैप्पी। वो लोग भी गोली खाते, हम लोग भी बॉल की गोली खाते थे बट बिल्कुल। तो सर जब 98 एशिया कप जीते सर, तो ऐसा लगा कि रिडेम्पशन प्राप्त हुआ है अभी। हाँ, वो पहली बार रिडम्पशन था। सर। और मुझे याद है कि ये पूरी टीम जो थी वो एक होटल में जाके सेलिब्रेट कर रही थी। सारे लोग वहाँ डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। मैं अपने घर में आया और आके मैं बहुत देर रोया। मैं कम से कम आधे घंटे रोया हूँ। मैं नहीं जानता वो खुशी के आंसू थे, मैं नहीं जानता वो दुख के आंसू थे। दैट दे वर द टीयर्स ऑफ रिडेम्पशन। सर उसके बाद आपको मौका मिला सर विमेंस टीम को कोच करने का। हाउ डिफरेंट वाज इट सर, मेंस टीम को कोच करना जहाँ पे फिर भी थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ हैं, सरकार ध्यान देती थी, और उस समय पे विमेंस टीम को कोच करना जहाँ पर थोड़ी सुविधाओं की भी एक लिमिटेशन है और कोई ज़्यादा स्पॉन्सर्स भी उस समय पे नहीं इंटरेस्ट लेते थे, तो कितना डिफरेंट था सर वुमेंस टीम को कोच करना। ये अलग अलग प्रांतों से आई हुई टीम थी, है ना। और उसको एकजुट करके बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा उस समय में वुमेन हॉकी में बहुत सारे टूर्नामेंट नहीं हुआ करते थे। आजकल तो फिर भी कुछ हॉकी इंडिया लीग है लड़कियों का, उनको थोड़ा पैसा मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, वो लोगों के टूर्स जा रहे हैं बाहर की तरफ। उस समय में बिल्कुल नहीं होता था। ठीक। और ऐसे में एक टीम जो अपने आप को नेग्लेक्टेड फील कर रही है, जिसके बारे में वाकई न सिर्फ फेडरेशन, सारे लोग सोचते हैं कि ये क्या करेंगे ये लोग, है ना। उसको मोटिवेट करना सबसे ज़्यादा, मोटिवेट टू डू समथिंग ग्रेट। तो हम लोगों ने उनके साथ में मेहनत करी। मैं लड़कों की टीम के साथ भी था, लड़कियों की टीम के साथ भी था। लड़कियों का डेडिकेशन इतना ज़बरदस्त कि आप विश्वास नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते आप। हमारी एक लड़की थी, हमने उसको ट्रेनिंग कराई, इतनी ट्रेनिंग कराई कि उसके शिन में फ्रैक्चर था, और वो फाइनल्स खेली, पूरा मैच खेली। एशिया कप में उसने फाइनल में गोल मारा
और गेंद निकल के जब बाहर आई तो गिर गई। जब वहाँ हॉस्पिटल में लेके गए मालूम पड़ा उसके शिन में फ्रैक्चर है, स्ट्रेस फ्रैक्चर। यार दूसरी लड़की थी हमारी गोलकीपर हेलन मैरी। मैच के पहले बॉल लगी ऐसी जोर से, पुराने ज़माने के वो ग्लव्स हुआ करते थे, ग्लव उड़ के कहीं चला गया, किसी ने कट मारा होगा, हाथ रोका उसने, जी। ठा। अब उसने ऐसे ऐसे किया और वो पूरा मैच खेली, बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला उसे। वो भी गई, जब बाहर निकल गई तो वहाँ पर फ्रैक्चर था हाथ में। क्या जुनून रहा होगा उनका खेलने का, फ्रैक्चर्ड हाथ से खेलने वाला जुनून, वही जुनून जिस जुनून की बात हम एक फौजी के साथ में करते हैं। बिल्कुल। गोली लगी है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो बस के देश के लिए खेलने का अपने देश जज्बा। का झंडा सबसे ऊपर देखना है सर। मैं आज भी सच कहता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उन बातों को मैं याद करता हूँ। मैं बहुत गर्व करता हूँ अपनी लड़कियों के ऊपर, जिन्होंने, जिनकी वजह से मेरे को वापस वो जो प्यार और सम्मान मिला। ठीक। सर इसी में एक कदम आगे चलते हैं और बात करेंगे चक दे मूवी के बारे में सर, क्योंकि एक पूरी जनरेशन है सर, एक पूरी जनरेशन है। और मैं इसे थोड़ा सा सैड भी मानता हूँ, क्योंकि हमारे देश में शहीदों को, रियल हीरो स्पोर्ट्समैन को रिकॉग्निशन तब मिलता है जब उनके ऊपर मूवी बन जाती है, पर बेटर लेट देन नेवर, रिकॉग्निशन तो मिलता है सर। तो बात करते हैं चक दे मूवी की सर। सबसे पहले कैसा रहा सर एक्सपीरियंस, एक तो यशराज बैनर के साथ काम करने का, और फिर उसके बाद शाहरुख खान जी के साथ काम करने का। 2005 में ज़िंदगी ने एक दूसरा बहुत बड़ा सदमा दिया था मुझे। मेरा 19 साल का बेटा था, वो उसकी एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में डेथ हुई। हाँ। बच्चे जो हैं वो सुनते नहीं हैं। नई नई मोटरसाइकिल दिला दी थी मेरी वाइफ ने उनको। वो IHM औरंगाबाद में था, वहाँ से छुट्टी पे आया हुआ था, और वो हेलमेट जो था ना वो आगे की तरफ रखा क्योंकि गर्मी होती है, पहना नहीं। और ऐसे लेके जा रहा था। वो डिवाइडर से टकराया और वो कुछ चोट नहीं लगी उसको, कुछ हेड इंजरी हुई और फिर कभी उठा नहीं वो। और जिस दिन उसकी 13वीं थी उस दिन यशराज फिल्म से ऑफर आया। था। यशराज फिल्म की तरफ से ऑफर आया कि एक पिक्चर बनाना चाहते हैं, ऐसा है वैसा है। शुरू में मैंने बहुत मना किया, ठीक। मैं इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं थी हमारी कि हम पिक्चर में काम करें या कुछ करें। लेकिन जब मैं एक बार यशराज फिल्म के स्टूडियो में गया और मैंने वो स्क्रिप्ट को देखा तो मेरे को समझ में आया कि वो क्यों चाह रहे थे। वो और किसी से नहीं कराना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे सिर्फ मैं ही करूँ, क्योंकि वो पूरी की पूरी स्टोरी मेरी थी। ठीक। लेकिन अंदर की कहानियाँ उनको मालूम नहीं थी। नहीं। यशराज फिल्म्स का स्टूडियो जो है, जितना बड़ा आपका ये बिल्डिंग है, इतना बड़ा तो उनका नीचे से ऊपर तक का वो है सेट। सेट ऑफिस। अच्छा। ऑफिस का जो वो ऊपर की तरफ देखो तो इतना ऊंचा है उनका ऑफिस। ठीक। यशराज फिल्म हिंदुस्तान का नंबर 1 बैनर, वो फिल्मों की दुनिया, वो चकाचौंध, और लोग जिसके लिए तरसते हैं वहाँ पर देखने के लिए, उनके साथ में काम करने का आपको मौका मिला। तो मुझे अपनी दुख से एक स्केप रूट समझ में आया। तो हो सकता है कि मैं अगर इसमें काम करता हूँ तो अपने गमों को थोड़ा सा देर के लिए मैं भूलूंगा। स्टार। मैंने हाँ बोला उनको। मैंने गवर्नमेंट से परमिशन मांगी, गवर्नमेंट को इन्होंने लिख के दिया अच्छा। कि ये पिक्चर जो है इन्हीं जी के ऊपर बन रही है। अच्छा। मुझे याद है वहाँ पर स्टूडियो में हम लोग ऐसे बैठते थे और 5-6 लड़कियाँ और वो सबके स्टाफ आके हुए एडीज वेडीज सब बैठ जाते थे। हाँ फिर क्या हुआ सर? मैंने कहा फिर ऐसा हुआ, नोट्स बनाते थे और वो लोग नोट्स बनाते थे। सर। फिर क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ सर। फिर क्या हुआ? मैंने कहा एक बार क्या हुआ, इंडिया का और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, दोनों टीमें बराबरी पे क्या गई। तो हमारी गोलकीपर हेलन मैरी थी, जी। तो वो मेरे पास में आई। 5-5 पेनल्टी स्ट्रोक मारने थी, 5-5 पेनल्टी स्ट्रोक, टाई ब्रेकर बोलते हैं उसको। मैं हेलन मैरी के पास गया जब, तो मैंने कहा हेलन क्या हुआ? कहती कोच मेरे से नहीं हो सकेगा, शी वॉज अंडर प्रेशर। मैंने कहा ठीक है तुम एक काम करना, तो वो जो बॉल जब मारेंगे ना, बॉल की तरफ मत देखना, तुम हॉकी स्टिक की तरफ मत देखना, तो मेरी तरफ देखना।
कोच सेंटर में खड़ा रहता है, मैं कहना जिस तरफ मैं इशारा करूँगा तुम उस तरफ डाइव मारना। गोलकीपर जो है फुटबॉल या हॉकी में या तो राइट में डाइव मारता है या लेफ्ट में डाइव मारता है। बिल्कुल बिल्कुल 5 में से 4 बार मैंने उसे सही बताया। हेलन मेरी ने 3 पेनाल्टी स्ट्रोक सेव कर दी, जी। जीत गए मैच हम लोग। यही वाकया सर आपने फिर एंड में फिल्म में भी ये जब मैंने कोरियोग्राफ। उनको कहानी बताई तो उन्होंने हाथ मिलाया, उन्होंने कहा नहीं जी सर ये टीम का हमारा ये क्लाइमेक्स सीन है हमारा। जी विद्या देखो मेरी तरफ, इसका पैर लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट। शाहरुख भाई के साथ में काम करने में बहुत मज़ा है। जी शाहरुख भाई जब पहली बार आए वहाँ पर सेट के ऊपर, तब से लेके ऑलमोस्ट 2 इयर्स साथ में थे हम लोग। और इतने बड़े कलाकार वो, जी और क्या मेमोरी उनकी। मेरे ख्याल से कि वहाँ तक पहुँचना, किंग खान बनना, लोग उसको किस्मत का नाम देते हैं। मैं समझता हूँ कि जो भी आदमी ज़िंदगी में ऊपर आता है कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ तो अलग होता है, कुछ तो अलग होता है। बिल्कुल। शाहरुख भाई भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। कोई डायलॉग दे दो आप 3 पेज का 4 पेज का, बिना कॉमा फुल स्टॉप के बिल्कुल सेम टू सेम बोलते, सर एक बार भी मिस्टेक नहीं कभी। फंबल बोलते ना जिसको, फंबल नहीं होता, बिल्कुल बढ़िया बोलते वो। उनके साथ काम करने का मौका मिला और बॉलीवुड को बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला, और बहुत सारी कहानियाँ उसके साथ में जुड़ गई। फिर सर वो फिल्म मेकिंग के साथ में हजारों कहानियाँ जो मैं जनरली इधर उधर जाके सुनाता हूँ, जैसा हुआ सर वैसा वही हुआ। एक वाक्य जानना चाहूँगा सर कि आपने तो टीम को कोच करा था, अब यहाँ पर थे एक्टर्स, तो उन्हें हॉकी स्टिक पढ़ने से लेके ये बताना कि ड्रिबल किसको बोलते हैं और गोल पोस्ट किसको बोलते हैं, वो कितना चैलेंजिंग था सर? इन्होंने शुरू में 16 की टीम होती है तो 8 हॉकी प्लेयर्स लेने का सोचा। रियल हॉकी प्लेयर्स हाँ, जो खेलते real हैं हॉकी। हॉकी। हाँ जी और 8 जो थे वो एक्टर्स लेने के, जी जो जो एक्टर्स थे उनको हॉकी सिखाएंगे 8 लड़कियों को, और जो 8 लड़कियां हॉकी वाली इनको एक्टिंग सिखाएंगी। लेकिन एक्टिंग जो है, एक्टर्स को हॉकी सिखाना इजी है, वो बहुत जल्दी ग्रैस्प करते हैं, जैसा मैंने आपसे बताया। हाँ और हमारी जो हॉकी प्लेयर्स है उनको एक्टिंग सिखाना मुश्किल है। तो एक्टिंग में एक लड़की थी, वो कोमल चौटाला, हाँ चित्रा शीरावत, जी जी जी। जो भैंस की पूंछ बोलती है। हाँ, जो एंड में जिनका कंपटीशन चलता है कि सबसे ज़्यादा गोल किसके हाँ, रहेंगे। बाकी जितनी लड़कियां थी मैक्सिमम उन्होंने हॉकी खेला नहीं था। अच्छा पहले दिन गए, उन्होंने शॉट मारा, बॉल वहीं पे थी, वहीं रह गई, और वो हॉकी स्टिक ऊपर से चली गई और वो ताली बजानी थी। हाँ तो मैंने उन्हें डांटा, मैंने कहा अब से 6 महीने बाद या 8 महीने बाद जिस समय हम लोग सेट पे जाकर शूटिंग करेंगे, आप हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगे, वेरी और ये ताली बजाना उस समय आएगा जिस समय आप वो शॉट लेके गोल मारेंगे। वेरी और फिर 4 बजे वो उठती थी वहाँ पर, अच्छा 6 बजे मेरे मैदान में आ जाती थी, 6 बजे मेरी विसिल बजती थी, और जो लेट आए उसको चक्कर अलग से, सर फिर वो दौड़ देती। तो इनकी एक कैटवॉक होती है हल्का सा यूं करके चलने का तरीका। तरीका लगा, तो वो चेंज कराने में बहुत टाइम लग गया। जी उनको मैं लेके जाता था वहाँ पर मैरिन ड्राइव में, बीच के ऊपर, वहाँ पर रोड रनिंग कराता था उनको, सिखाने का ऐसे भागना है, कैसे करना है। वो स्टेप्स रनिंग होती है, ऊपर नीचे, खूब भयंकर प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस करने के बाद में उनकी डिक्शन की क्लासेस रहती थी, वो वहाँ यशराज फिल्म के स्टूडियो में जाते थे। ये वो इतनी मेहनत करी, 1 साल शूटिंग हुई नहीं, 1 साल के बाद में शूटिंग शुरू हुई। जिस शिद्दत के साथ में, जिस ईमानदारी के साथ में इस मूवी को बनाया, जब जिस दिन ये रिलीज़ हुई जी तो उस दिन पहला शो जो था वो यशराज फिल्म के स्टूडियो में रखा था। तो पूरी टीम बैठी हुई थी, तो उसमें हॉकी थी, उसमें तो दूसरा ड्रामा बहुत कम था। बिल्कुल बिल्कुल। हॉकी का एक सीन मैंने डिज़ाइन किया था, हर एक सीन।
ये पहले सीन से लेके लास्ट सीन तक मैंने डिजाइन किया था पूरा पूरा बताऊंगा आपने- उसकी कहानी। सर ये जो कोरियोग्राफ की, मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, ये उनका था या एक प्लेयर की भावना थी जो एक निकल के प्लेयर की बाहर आई? भावना है बेसिकली। जी एक प्लेयर, हर एक प्लेयर जो है वो इसी तरीके से सोचता है। बिल्कुल जब राइटर भी जो है वो जब एक कोच के या इंडिया के कोच के किरदार में जाता है तो उसके अंदर ये भावनाएं जागती हैं। हुई तो वो जब रिलीज हुई मूवी तो मैंने उदय चोपड़ा को हाथ मिलाया, जी आदित्य चोपड़ा, मैंने हाथ मिलाया उनको। हम्म। मैंने कहा कि ये फिल्म जो है ये इतिहास रचेगी। बिल्कुल तो सर। उन्होंने विश्वास नहीं किया। वो कहते हैं देखिए सर इसमें तो कुछ ड्रामा तो है ही नहीं, हाँ हॉकी हॉकी दिखा दी पूरी। लेकिन वो जो ईमानदारी से लड़कियों ने मेहनत करी थी सर। उसको देख के क्या लोगों ने पसंद करी मूवी। सर जब वो फाइनल होता है ना मैच का, तो ऐसा लगता नहीं कि ये एक्टर्स खेल रहे हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल खिलाड़ी ही खेल रहे हैं। और उसमें वो जो आपने जैसा बताया कि वो लास्ट में गोल वाला सीन, और वो रियल लाइफ में भी एक्चुअली हुआ है, तो इतना एक्यूरेसी से उसको कोरियोग्राफ करना अपने आप में सर एक बहुत बड़ी बात रही होगी। मेरा जो सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन चक दे को लेके अगर कुछ रहा सर तो वो ये था कि ये हिंदुस्तान में कितने खिलाड़ी हैं हॉकी खिलाड़ी, बहुत 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 बड़ी फौज है हमारी, बहुत। जी 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 वो सारे के सारे मुझे मिले सर। और उन्होंने सिर्फ एक बात कही, नेगी सर हम लोग उसके अंदर कोई टेक्निकल मिस्टेक ढूंढ रहे थे, नहीं मिली। एक टेक्निकल मिस्टेक नहीं देखने को मिली, बिल्कुल सर। नॉट वन। सर अगर वो लोग ऐसे करके रोक रहे हैं तो डेड स्टॉप। बिल्कुल। वो लड़की जो थी वो फाइनल गोल मारती है, कैमरा पीछे जाता है और वो एकदम कोने में मारती है गोल। बिल्कुल बिल्कुल वो गोलकीपर डाइव मारती नीचे से निकल जाता है। सर। ये बात अलग है कि गोलकीपर को ऊपर डाइव मारने के लिए मैंने बोला था। You understand? मतलब आपने एक एक सीन सर इतना डिटेल में उसका कोरियोग्राफ किया गया था कि उसमें कोई टेक्निकल फ्लॉ निकाल ही नहीं सकता नहीं सर। निकाल सके और फिर लोगों ने इतना पसंद किया। मुझे ये लगता था सिर्फ कि जब डॉन पिक्चर है उसका सीक्वल बना, बहुत सारी मूवीज़ का सीक्वल बना, सर चक दे का भी सीक्वल बनना चाहिए था। बिल्कुल आना चाहिए सर, इट इज़ बेटर लेट देन नेवर। सर कभी आपको ऐसा लगा कि फिल्मों की दुनिया में जो दिखाया गया, स्पेशली मूवी में, मतलब ये सब बातें जिनसे आप किसी इस बात को सही से नहीं दिखाया गया, या इस पार्ट ऑफ द मूवी जिससे आप खुश नहीं थे, या इसको और बेहतर किया जा सकता था? मेरे ख्याल से शाहरुख भाई ने जो एक्टिंग करी सर वो कोई दूसरा एक्टर कर नहीं सकता था। बिल्कुल। एक ना खिलाड़ी का एक अमेरिकन बाउंस होता है। एक खिलाड़ी भागता है ना तो लगता है कि खिलाड़ी भाग रहा है। अगर वही रोल संजय दत्त को देते तो कोई भी कह सकता था कि ये संजय दत्त ने कभी हॉकी खेली नहीं है सर, बिल्कुल। वो ऐसे करके चाल। करते थे। हाँ, या कोई भी फॉर एग्जाम्पल। लेकिन शाहरुख भाई बिल्कुल वैसे दिखते हैं, ऐसे हॉकी प्लेयर जैसे। उनका मेरे साथ में फुटबॉल भी खेलते थे वो। अच्छा। शूटिंग के बाद में फुटबॉल का भी बहुत शौक है उन्हें। बहुत शौक उनको, बहुत। जी। डेली शूटिंग के बाद में हम लोग फुटबॉल खेलते थे। एक हमारी जो इंडियन टीम की लड़कियां हैं जी उन्होंने कहा नेगी सर बाकी सब ठीक है लेकिन वो जो टर करके वो जो चेन वाला सीन है हाँ। वो आपने गलत दिखा दिया। पूरी मूवी में एक सेक्सी सीन है जिसमें वो एक चेन की आवाज़ जी। आती है। जी That is the only thing। मैंने कहा बेटा ये फिल्मी लिबर्टी लेते हैं थोड़ा सा। एक स्टोरी टेलिंग का एक तरीका होता है, हर एक मूवी मेकर का एक तरीका है। सीनियर मोस्ट प्लेयर के साथ जो एक वो ड्रेसिंग रूम का जो जी, जी, शाहरुख जी। खान साहब का सीन है। वो ही एक सीन के लिए सबने बोला, जी बाकी है ना कोई एक सीन ऐसा नहीं था जो इधर से उधर हुआ हो। बहुत अच्छी जी मूवी बनी। जी सर। उसके बाद सर झलक दिखला जा, एक हॉकी के महान प्लेयर, फिर आप सिनेमेटोग्राफी में भी रहे, और फिर उसके बाद झलक दिखला जा का एक्सपीरियंस सर कैसा रहा? वहाँ से एक डांस फॉर्मेट को अपनाना और उसमें भी सेमीफाइनलिस्ट बनना, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? एक जब चक दे इंडिया रिलीज हुई मेरे को लगता नहीं कि कोई न्यूज़पेपर ऐसा होगा जिसने अपनी स्टोरी नहीं छापी। बिल्कुल। ऐसी कोई मैगजीन नहीं होगी जिसने ये ना
मुझे कवर नहीं किया। बिल्कुल। स्टारडस्ट मैगजीन ने 7 पेज का ब्लो अप छपा, आप कभी हमारे घर आएंगे तो बताएंगे आपको। 7 पेज का ब्लो अप, पूरे का पूरे शूटिंग बाकायदा करके। जी। वो शिल्पा शुक्ला है ना जो गुंडा रहती टीम हाँ की, जी। उसके साथ में मेरा पूरा हाँ जी। शूट वगैरह करके उन्होंने पूरा छपा। मैं तो कोई हीरो नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने छापा वो पूरी की नहीं नहीं, पूरी। आप हैं सर, लेट मी गिव इट, आप हैं सर। फिर उसके बाद मैंने कुछ जगह पर अमूल वॉइस ऑफ इंडिया या एक दो शो में ऐसे गेस्ट गया। जी। दे वांटेड टू नो कौन है। जी। फिर ये फ़ोन आया कि आपको एक झलक में डांस करना है। तो मैंने कहा मैं तो डांस आता नहीं मेरे को, मैं नहीं करूँगा ऐसा करके। फिर हमारी एक लड़की थी जो चकदे में काम करती थी, जी। उसने कहा नेगी सर आप डांस नहीं कर सकते। और जब कोई ऐसा बोलते हैं ना कि आप ये नहीं कर सकते, तो अंदर से वो पूरा एकदम, मैंने हाँ बोला। जी। और उस कंपटीशन में 2 बार मुझे 30 में से 30 मिले। फुल मार्क्स। हाँ, 30 में से 30 मिले। और मैं 11 कंटेस्टेंट या 12 कंटेस्टेंट थे, उसमें मैं लास्ट 4 में पहुंचा। सुधा चंद्रन तो सबसे बड़ी डांसर है, वो बहुत बड़ी बिल्कुल। एक्लेम डांसर, वो रोनित रॉय और जाने कौन कौन से बड़े बड़े कलाकारों को सबको हरा कर मैं फाइनल्स में पहुंचा। जी। पूरा हिंदुस्तान देखता था मुझे। बिल्कुल सर। और मैं वहाँ पर जो जो बोलता भी था जो एलिमिनेशन राउंड में, उसको भी लोगों ने बहुत पसंद किया। देख। मेरे को सबसे अच्छा ये बात ये लगता था कि उन लोगों ने मुझे बहुत आदर दिया। किसी ने, एक आदमी ने कभी मेरे को नेगी नहीं बोला, नेगी साहब करते थे, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। जी। और वो स्नेह, वो प्यार आज भी पूरा हिंदुस्तान करता है, बिल्कुल। पूरा हिंदुस्तान करता है। एक मूवी की ताकत, एक मीडिया की ताकत को पहली बार महसूस किया मैंने, सर। कितना पावरफुल है मीडिया। जी। लेकिन है ना, एक मूवी बनती है तब शायद लोगों को रियल स्टोरी मालूम पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन आई एम सो ग्रेटफुल, मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मेरे को एशियन गेम्स में यकीनन बहुत परेशान किया, बहुत नीचे गिराया, लेकिन उतना ही प्यार, शायद उससे ज़्यादा प्यार जिसका मैं शायद हकदार भी ना हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा लौटा के दिया मुझे वापस। सर। सर आगे बढ़ते हैं सर। एक खिलाड़ी से अगर मैं स्पोर्ट्स से के बारे में सवाल ना पूछूं तो ये सही नहीं रहेगा। आज की जो स्पोर्ट्स की कंडीशन है सर, आज भी हमारे देश में अगर हम दूसरे स्पोर्ट्स को कंपेयर करें क्रिकेट से, तो हम एक स्टेप मदरली टाइप ट्रीटमेंट देखते हैं कि आज भी जितना प्यार, जितना पैसा, जितना फोकस, जितनी फैसिलिटीज़ क्रिकेट को मिलती हैं उतनी बाकी गेम्स को नहीं मिलती सर। इसका क्या वजह है सर? फिर लगता है कहीं ना कहीं वो जो नेशनल फीलिंग है ना, उसमें कमी है। हर एक आदमी आज फौज ज्वाइन करने का नहीं सोचता है, वो आईआईटी ज्वाइन करने का सोचता है, वो पैसा कमाने को सोचता है। उसी तरीके से सारे के सारे लोग जो हैं वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उसमें पैसा है, उसमें शोहरत है। कोई भी आदमी आप देखेंगे नहीं कि ओलंपिक का कोई भी स्पोर्ट खेलने का हिम्मत करे, बहुत कम लोग हैं। जब पीवी सिद्धू जैसे लोग ओलंपिक्स में मेडल जीतते हैं, नीरज चोपड़ा जब ओलंपिक में मेडल जीतते हैं, तो कुछ पल के लिए ये यूफोरिया क्रिएट होता है, लोग उस खेल को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर थोड़े दिनों में फिर वो क्रिकेट का बैट पकड़ लेते हैं। कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट की तरफ से या लोगों की तरफ से, जो कॉरपोरेट्स हैं ये वो, उनकी तरफ से क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों के लिए सोच जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। सर आप तो खुद खिलाड़ी रहे हैं, पर एज अ स्पोर्ट लविंग इंडिविजुअल भी बहुत दुख होता है सर कभी कभी देख के कि प्लेयर्स मेडल जीत के आ रहे हैं और उनके पास टैक्सी तक नहीं पहुंच रहा, जब ऐसे चित्र सामने आते हैं।
इवन आपने भी कहीं कहा था सर कि आप भी अभी भी रोड पर बच्चों को हॉकी सिखाते हैं सर, और हम इतने बड़े शहर में रहते हुए भी हमारे पास एक एस्ट्रोटर्फ की फैसिलिटी नहीं है। तो इसे लेकर सर मतलब और क्या किया जा सकता है सर? ये कितना बड़ा दुर्भाग्य, देखो ना आप। मतलब मैं इंडिया टीम का कोच रहा, जब मैं यहाँ पर आया इंदौर, तो मेरा मन में बहुत बड़ा सपना था कि मैं कुछ करूँगा, इंदौर के लिए कुछ करूँगा, और जो कुछ मैंने सीखा है उसको वापस देने की कोशिश करूँगा। जी और अपने बेटे के नाम पे एक फाउंडेशन बनाया हमने, जी। अभी फाउंडेशन। उसके माध्यम से हम लोगों ने वहाँ पर बॉम्बे में बहुत एकेडमीज़ वगैरह चालू करी थी, और हम लोग अपने वहाँ पर 200 बच्चों को हॉकी सिखाते थे, उनको पूरा का पूरा फैसिलिटीज़ देते थे। यहाँ आके भी सोचा था हमने कि यहाँ पर भी एकेडमी चालू करेंगे, लेकिन अपने अथाह प्रयासों के बावजूद इंदौर को अभी तक 7 सालों में एक हॉकी का मैदान नहीं मिला। जी मजबूरन, और डेली कॉलेज के सामने वहाँ पर कुछ हमारे बच्चे हॉकी खेलते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ, और 2 बच्चों के दांत टूट गए। बॉल जंप। बॉल बेकार, एकदम ही बेकार मैदान है वो, तो पत्थर के जैसा वो है ना। वहाँ पर कोई गोल पोस्ट है ना, डी बना सकते, कुछ नहीं। तो अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है। लेकिन यही है कि है ना, जब तक कोई ऐसा आदमी आए जो क्रिकेट को किस तरीके से उठाया, ऐसे दूसरे खेलों को भी उठाए। बिल्कुल। और लोगों ने कोशिश करी, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई। क्रिकेट के अलावा दूसरा कोई खेल जो है ना, उसके बारे में लोग बात भी नहीं करते, और ना उसके बारे में पेपर वाले लिखते हैं, ना कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर। तो एज ए स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर या हॉकी एडमिनिस्ट्रेटर, आपके मेरे को बोलेंगे कि आप सर मैं हॉकी प्रमोट करूँ, मैं कैसे प्रमोट करूँगा बताओ? मेरे जो हॉकी के खिलाड़ी हैं उनके लिए नौकरी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं है। जो चक दे इंडिया रिलीज़ होने के बाद है, हर जगह आपकी चक दे के गाने बज रहे हैं, लेकिन हॉकी की तरफ अभी भी हॉकी इतना की ध्यान नहीं तरफ है या दूसरे खेलों की तरफ भी। सर। तो हॉकी हमारे देश का राष्ट्र खेल है सर, पर कैसा लगता है जब राष्ट्र खेल हमारा हो और कोचेस फॉरेन के आके हमें ट्रेन कर रहे हों, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं सर? यस, यकीनन हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, और ये वो खेल है जिसमें हिंदुस्तान ने ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। जी दादा ध्यानचंद 1928, 1932, 1936 3 ओलंपिक्स में भारत को लगातार स्वर्ण पदक जिताने वाले, और न जाने ऐसे कितने लोग जिन्होंने हमारे देश का सम्मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया, और हमारे देश का झंडा जो है पूरे विश्व में फहराया हॉकी की बदौलत। आज उसकी थोड़ा सा तिरस्कार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हॉकी के चाहने वाले कम हैं, लेकिन हॉकी के प्रमोटर्स की आज भी कमी है। अभी हीरो हॉकी इंडिया लीग हुई है, इतना बड़ा आयोजन था, यहाँ के लोकल के पेपर्स में, मीडिया में, कहीं हम लोग देखने को तरसते थे कि किसने कितने गोल मारे, कहीं कोई पेपर में नहीं आया। क्या एक राष्ट्रीय खेल होते हुए ये सबकी जवाबदारी नहीं है कि इस खेल को हम लोग वापस फिर से उठाएं? क्या हम अपने खेल के वो स्वर्णिम युग को वापस नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं। सबको मिलके काम करना होगा। आप मैं, हम अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं, अपने राष्ट्रीय गान का सम्मान करते हैं, तो हम अपने राष्ट्रीय खेल हॉकी का भी सम्मान करें। पॉडकास्ट के अंत की तरफ आते हैं सर। आपसे बड़ा उदाहरण नहीं है अगर मैं किसी से ये सवाल ना पूछूं तो सर, आज की तारीख में अगर किसी यंग एथलीट जो कि स्ट्रेस से गुजर रहा है, एंग्जाइटी से गुजर रहा है, जो कि अप्स एंड डाउन्स देख रहा है, उसको अगर कोई एडवाइस देनी हो तो आप क्या एडवाइस देंगे सर? क्या है, थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में झांक के देखने की कोशिश करना चाहिए बेटा। इतिहास के पन्ने उन लोगों से भरे पड़े हैं जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी तो उनको सक्सेस मिली। मेरा एग्जाम्पल हो ना आप, क्या नहीं देखा मैंने,
देश के गद्दार का तगमा, जहाँ जा रहे हैं पत्थर मार रहे हैं, गाली बक रहे हैं, अपनी बेटी को खो दिया, क्या नहीं देखा ज़िंदगी के अंदर। लेकिन ज़िंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है। आज हम कहीं भी जाते हैं, चाहे हम अदब की महफिल में जाएं, चाहे हम किसी भी प्रोग्राम में जाएं, आप मेरे साथ में चल के देखना कितना प्यार करते हैं लोग, आपको भी करेंगे। सिर्फ मुझे याद करना और हिम्मत नहीं हारना, कम व्हाट मे, बस डोंट गिव अप, दैट्स ऑल आई कैन से। तो कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आप इसका जीता जागता उदाहरण है सर, और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पवनजीत, मैं आई वॉज रियली ऑनर्ड, एक मेजर के साथ में पहली बार मैं यहाँ बैठा, द ऑनर इज और एक वो इंसान जो जिसने मेरे अंदर का सब कुछ जो वो जो फाइटिंग स्पिरिट वो सारा निकाल के आज यहाँ पर रखा है। आई एम रियली ऑनर्ड एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। द ऑनर इज ऑल माइन सर।